अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पोटेंशियोमीटर वाला जो टॉपिक है उसके पहले जो दो पैराग्राफ्स हैं उसमें जो बात बताई हुई है वो डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले दो पैराग्राफ में बेसिकली ये बता रहा है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, इतना एक्यूरेट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियोमीटर। इसकी वजह क्या है ये मैंने बतानी है। ठीक है, ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रजिस्टर है जो बैटरी से कनेक्ट है। तो रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल वो आई है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर की क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा? बाय ओम लॉ ये करंट को रेजिस्टेंस से मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। अब अगर इसको मैं मेजर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दूंगा। अब जब मैं वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाऊंगा तो पता है पहले जो करंट आ रहा था बैटरी सारा रेजिस्टेंस से गुजर रहा था ना, लेकिन जब मैं वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाऊँ तो करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब जो करंट वोल्ट मीटर से गुजरेगा, फॉर एग्जाम्पल वोल्ट मीटर से गुजरने वाला करंट आई वी के बराबर है, तो रेजिस्टेंस जो करंट गुजरेगा वो किसके बराबर होगा? आई माइनस आई वी। लेकिन अगर 10 एम्पेयर करंट आ रहा है 1 एम्पेयर वोल्ट में हम मीटर ने ले लिया है तो डेफिनेटली 9 एम्पेयर इधर से गुजरेगा। यानी कि वोल्ट मीटर की मौजूदगी में जो हम ये फॉर्मूला इसको मॉडिफाई यूँ करेंगे, यानी आप रेजिस्टेंस में गुजरने वाला करंट क्या होगा? आई माइनस आई वी इंटू आर। अगर मैं चाहता हूँ कि एक्यूरेट वोल्टेज मेजर हो तो मेरे पास ये फॉर्मूला पहले वाला ही बरकरार रहना चाहिए। और ये कैसे रहेगा बरकरार? अगर आई वी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो तो हम आई माइनस आई वी को तो सिंपल आई लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि एक्यूरेटली वोल्टेज मेजर हो तो वोल्ट मीटर से गुजरने वाला करंट निगलिजिबल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0 होना चाहिए। और ये कब मुमकिन होगा? जब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर की होगी वेरी हाई। यानी कि वोल्ट मीटर की मदद से अगर हमने वेरी एक्यूरेटली वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई होनी चाहिए। ठीक है, वरना वो वैल्यू क्या मेजर करता है? इनएक्यूरेट मेजर करेगा। और आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस इनफानाइट हो। ठीक है, लेकिन ये रियल केस में इनफानाइट नहीं हो सकती, आइडियली इनफानाइट हो सकती है। तो रियल में इनफानाइट नहीं होती। तो हम जब वोल्ट मीटर की मदद से किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई होनी चाहिए, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस वो वोल्टेज जो मेजर करता है वो इनएक्यूरेट मेजर करता है। यानी कि वोल्ट मीटर के ज़रिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस सर्किट के लिहाज से वेरी हाई होनी चाहिए। और आइडियल वोल्ट मीटर वो इसकी इनफानाइट हो, फिर बिल्कुल वोल्टेज चेंज नहीं होगा। लेकिन रियल केस में इनफानाइट नहीं होती, इसलिए वेरी वेरी माइन्यूट थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है। तो ये वोल्ट मीटर को यूज़ करते हुए हमें इस बात का खदशा होता है कि वोल्टेज चेंज हो सकता है, बिकॉज वोल्ट मीटर थोड़ा बहुत करंट अपने में से ड्रा करता है। अगर हम कहते हैं वोल्ट मीटर अपने करंट ड्रा ना करे तो ये आइडियल केस है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर की जगह हमारे पास और भी कंपोनेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट जिसना CRO है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डिजिटल मल्टीमीटर वगैरह, डिजिटल वोल्ट मीटर वगैरह, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज मेजर करके। उनकी रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है और वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या वो डिफ़िकल्ट टू यूज़ होते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो होता है वो सिंपल टू यूज़ होता है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को हम कहते हैं कि वो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो अपने तो करंट भी ड्रा नहीं करता सर्किट में से और एक्यूरेट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट है। तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में एक बात डिस्कस की हुई है कि वोल्ट मीटर इतना एक्यूरेट क्यों नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा बहुत करंट अपने में से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसी वोल्ट मीटर को हम डिटेल से चैप्टर नंबर 14 में दोबारा फिर स्टडी करेंगे। अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, जो रहेगा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। अगर आपको याद हो हमने न्यूमेरिकल नंबर 6 तक कर लिए थे। ठीक है, 7 न्यूमेरिकल में हमारे पास सर्किट गिवन है इसमें 2 लूप्स बने हुए हैं। यहाँ पे ये E1 है, ये E2, 2 सेल है हमारे पास। रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है, ये R2 है। हम यहाँ पे करंट एज्यूम कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा था ना मल्टी लूप सर्किट में हम करंट की डायरेक्शन एलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लूप पे मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे सेल में करंट लो टू हाई पोटेंशियल जा रहा है तो पोटेंशियल में चेंज पॉजिटिव होगी। रेजिस्टेंस में मैंने आपको कहा था हमेशा पोटेंशियल में चेंज नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे R1 से 2 करंट गुजर रहे हैं तो मैं दोनों करंट को माइनस करके R1 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, ये रकम माइनस में से उधर जाके प्लस हो जाएगी।
अब 18 9 से डिवाइड होगा तो 0.5, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड लूप में मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया। इसमें देखें सेल में करंट लोड हाई पोटेंशियली जा रहा है तो मैं E2 को पॉजिटिव ही लूँगा, और दोनों जिसमें करंट पोटेंशियल एक नेगेटिव होगी। R2 में सिर्फ एक ही करंट गुजरा है, सिंपल -I2 R2, R1 से दो करंट गुजरे हैं, दोनों को माइनस करके R1 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में वैल्यूज पुट कर दी हमने। ये हमारे पास 6 है, ये R2 12 है, ये हमारे पास 18 है। 18 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -18 I2 I1 के साथ प्लस क्यों लगाएं, क्योंकि माइनस वाले बाहर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें तो -30 I2 + 18 I2। ठीक है, तो हमारे पास इसको आगे मैं सोल्व करूँ तो आप ये देखें, ये 18 I1 प्लस में है, इसको मैं पहले लिख सकता हूँ, -30 I2 को बाद में भी लिख सकता हूँ। ये 6 उस तरफ जाके -6 हो जाएगा। तो 18 I1 -30 I2, 6 कॉमन ले लिया तो 6 सिर्फ कट गया तो -1 रह जाएगा। 3 I1 -5 I2, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब मैं I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें यहाँ पे I1 के साथ 1 है, इधर I1 के साथ 3 है, तो अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 I1 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन अगर मैं ऐड करूँ तो I1 वाली रकम ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास I2 आ जाएगा। तो मैंने ये इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में से माइनस किया तो ये कट जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 2I1 I2 2.52, इधर आकर डिवाइड हो गया, 1.5 एम्पेयर हमारे पास I2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो I2 की वैल्यू है ना, यही करंट थ्रू R2 है। R2 में देखें एक ही करंट गुजर है ना, I2, तो यही करंट थ्रू R2 होगा। अब ये जो I2 की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट की तो मेरे पास I1 की वैल्यू आई 1.75 एम्पेयर। लेकिन जो I1 है वो R1 का करंट नहीं है। R1 का करंट क्या होगा, दोनों करंट का डिफरेंस, तो दोनों को माइनस किया 0.5 एम्पेयर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये आपने सोल्व करना है। अब 13.4 एग्जाम्पल एक अगर आप बुक पे देखें ये है, जिसमें वो कह रहा है कि बैटरी की EMF 2.2 वोल्ट है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जब 5 ओम लगाते हैं तो करंट गुजरता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम जब मेजर करते हैं 1.8 वोल्ट रह जाता है। आपको बताया था ना कि जब बैटरी करंट ड्रा करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से लेस होता है। तो हमने करंट फाइंड करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो करंट फाइंड हम किस तरह कर सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस पे डिवाइड करते हैं। अगर हम कि हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें गुजरने वाला करंट किस तरह आएगा कि उसके क्रॉस जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस ऑफ से डिवाइड कर देंगे हम बाय ओम लॉ। तो 1.8 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 0.36। ठीक है, हमने E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल r हमारे पास गिवन नहीं है। हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है, तो हम दोनों को डिवाइड करके करंट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था ना, E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये नहीं गिवन स्मॉल r, तो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो गिवन है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, तो हम इन दोनों को डिवाइड भी करके फाइंड कर सकते हैं। बात एक ही है। ठीक है, अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होता है हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं EMF को, लेकिन यहाँ पे हम ये टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइड बाई R कर रहे हैं, 0.36 आ जाएगा। अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.11 ओम। ठीक है, अब 13.6 एग्जाम्पल आप में क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें ये 3 बैटरियाँ लगी हुई हैं, ये रेजिस्टेंस है 3, 2 लूप्स हैं। मैं यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये क्लॉकवाइज ले लें, यहाँ पे R1 10 ओम है, R2 हमारे पास 30 ओम है, R3 15 ओम है, और यहाँ पे तीनों सेल के वोल्टेजेस गिवन है, EMF गिवन, हमने करंट ही फाइंड करना है तीनों रेजिस्टेंस में। जब मैं पहले लूप 1 पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अब देखें E1 में करंट हाई टू लो पोटेंशियल जा रहा है, तो इसको मैं लो नेगेटिव भी लूँगा, और इसमें नेगेटिव ही लेना हमने। R1 से एक ही करंट गुजरा तो -I1 R1, R2 से 2 करंट गुजरे, दोनों को माइनस करके R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और E2 को पॉजिटिव लेंगे, लो टू हाई पोटेंशियल जा रहा है। अब इस पर वैल्यूज पुट करते हैं, 40 60 में से माइनस करें 20, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 10I1 और ये -30I1 -40I1 + 30I2 = 0। ठीक है, अब ये हमारे पास -40I1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +30I2 उधर जाकर -20 10 कॉमन ले लें, ये 0 0 से कट जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर लूप 2 पे भी इस तरह किरचॉफ रूल अप्लाई किया। यहाँ पे E2 क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव में होगा क्योंकि ये लोड हाई जा रहा है, और ये पॉजिटिव में होगा। बाकी इसी तरह हमने वैल्यूज पुट करके सोल्व किए। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी।
अब मैंने I1 I2 की वैल्यू निकालनी, देखें यहाँ पे I2 के साथ 3 है, इधर 9 है, तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये भी 9 हो जाएगा, और इन दोनों कहीं को मैं माइनस करूँगा तो ये दोनों कट जाएंगे। तो मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड के यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाया हुआ है, लेकिन मैंने माइनस किया है, यानी कि इधर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज करके हम कर देंगे तो ये दोनों काट जाएंगे। 6I1 = 4, इधर आके डिवाइड 2/3 एम्पेयर आएगा करंट I1। अब ये I1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास सोल्व करके I2 की वैल्यू आएगी 2/9 एम्पेयर। अब करंट इन R1 जो होगा वो I1 के बराबर ही होगा, क्योंकि इसमें एक ही करंट गुजर है। करंट इन R2 जो होगा वो दोनों करंट को माइनस करके आएगा, क्योंकि इसमें 2 करंट गुजर रहे हैं। और करंट इन R3 जो होगा वो सिंपल I2 के बराबर ही होगा। ठीक है, जिससे हम तीनों रेजिस्टेंस का करंट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, क्लियर। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता था आपका, क्वेश्चन नंबर 8, 9, तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो एंड पे आपने डिस्कशन की थी ना, फाइंडिंग अननोन डिस्टेंस, वही इसका आंसर है। आखिरी सवाल पूछ रहा कि हाउ कैन वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज टू फाइंड अननोन डिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने डिस्कस कर दिया, वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कह रहा है कि जब बैटरी करंट ड्रा करती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज़ करता है। इसकी वजह ये है कि फॉर्मूला हम नहीं पता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। अब जब करंट बैटरी जो ड्रा करेगी इंक्रीज़ करेगा तो ये जो टर्म है ये आई स्मॉल आ रही है इंक्रीज़ करेगी, तो ईएमएफ तो कांस्टेंट रहती है ना ऑलमोस्ट एक बैटरी के लिए खास वक्त में। ठीक है, वैसे ग्रेजुअली बैटरी डिस्चार्ज होती है जो अलग बात है, लेकिन फटाफट तो नहीं होती, लेकिन एक थोड़े से टाइम के लिए तो कांस्टेंट ही रहती है ना एक सर्टेन इंस्टेंट पे। तो आप देखें हमारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रकमों का डिफरेंस है, तो ये रकम अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो तो ये अगर बढ़ती जाए तो डिफरेंस कम होता जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ करेगा। तो जब बैटरी करंट ड्रा करती है ना तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, लिहाजा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, डिक्रीज़। ठीक है, आप ये एल ई कांस्टेंट चाहे ना लिखना, इसके बाद ना आई आर वैल्यू इंक्रीज़ के बाद ये बात लिख देना और नीचे लिख देना वी टी डिक्रीज़। ठीक है, क्लियर। यानी ये आप रहने दें एज ई एम एफ कांस्टेंट, क्योंकि कहीं कहते हैं बैटरी तो डिस्चार्ज होती है हमेशा, लेकिन हम एक सर्टेन टाइम की बात करें, इसे आप रहने दें। ठीक है, तो आज के इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।